जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी, टीएसटी और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है और इसमें देखेंगे कि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें अधिकांश जो प्रश्न हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और बिल्कुल ये उसी पैटर्न पे हैं जिस तरह से बीपीएससी में आपको एक प्रश्न के 5 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक उसी तरह से इस प्रश्न श्रृंखला में भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की तरफ बढ़ें तो देखें, यहाँ पहला ही प्रश्न है कि 1296 में देवगिरी पर किसने आक्रमण किया। अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये हाल ही में जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि 1296 में देवगिरी पर किसने आक्रमण किया था, जिसके लिए ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें, 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था और इसी समय जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके भी ये शासक बना था। तो इस तरह से जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी। मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, इसे ही किस नाम से जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें, जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी या इसके जो संस्थापक है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात इसके जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 1773 की बात करें, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित हुआ था, तो ये 1773 में पारित हुआ था और इसी समय जो मद्रास और बम्बई था, मद्रास व बम्बई, ये जो प्रेसिडेंसी थी ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। किसके अधीन हो गई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के। और जो गवर्नर था, इस गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो पहला जो गवर्नर जनरल हुआ उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक, वारेन हेस्टिंग था। अगर प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। 1773 के एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगर इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे। जो सर एलिजा इम्पे हैं ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। देखें, जो भारत का या देश का जो प्रथम नागरिक होता है, जो भारत के संविधान के अनुसार जो हमारे देश का या भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्या है? तो संघ कार्यपालिका का प्रमुख, संघीय कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक, इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक क्या है? संघीय कार्यपालिका है, जिसमें अगर अनुच्छेद 52 की बात करें कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद अगर 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल की बात करें कि जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा? तो आपको याद रखना है पहला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कि संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है राज्यसभा। जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहते हैं और जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहते हैं। अब देखें दूसरा क्या है? तो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा और कौन शामिल होगा? तो 17वां संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। अर्थात जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो क्या होंगे?
निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद अगर 55 की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 55 क्या है, तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीतियाँ हैं। इसमें क्या है, तो निर्वाचन की रीतियाँ हैं कि जो निर्वाचन है वो किस पद्धति पर होगी, उनकी काउंटिंग कैसे होगी। ठीक है। अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 का जो एक खंड है वो कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और ये कार्यकाल कब से कब तक होगा, तो पद ग्रहण की तारीख से, कब से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। कहाँ तक, 5 वर्ष तक। और वहीं 56 का एक का खंड को क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति को, इधर पेन नहीं चल रहा है तो यहाँ उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर क्या हो सकता है, पदमुक्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 58 की बात कर लें, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, क्या है, योग्यता है। अनुच्छेद अगर 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का शपथ है, यानी अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं। और अनुच्छेद 61 की बात करें, अनुच्छेद 61, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। और यहाँ अनुच्छेद अगर 57 की बात करें, जो ऊपर छूट गया है, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए कोई निर्धारण नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बनेगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद है 123, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, या अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखें, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो अगर संघीय न्यायपालिका की बात करें कि जो संघीय न्यायपालिका है इसका उल्लेख कहाँ पर है, अगर भाग की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5 और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। आपको इसमें बताना है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। देखें, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। इसमें अगर अनुच्छेद की बात कर लें कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अगर इस संघीय न्यायपालिका की अगर स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, 28 जनवरी 1950। तत्कालीन इसमें कुल न्यायाधीश कितने थे, तो 1 + 7 थे, यानी टोटल 8 थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभी कितने हैं, तो अभी 1 + 33 है, अर्थात कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी है महासंघ, ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ।
तो अनुच्छेद जो 1 है ये कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया डैट इज अ भारत यूनियन विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा, अर्थात राज्यों का संघ होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आपको इसमें बताना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, कैसी है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, और ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ऑप्शन ई की बात करें उपयुक्त सभी। तो देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि जो भूगोल है इसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हेरोडोट्स, ऑप्शन बी है हिकेटियस, ऑप्शन सी है टॉलमी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर हेरोडोट्स की बात करें तो हेरोडोट्स की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। और हिकेटियस की जो पुस्तक है उसका नाम है जस पीरियड्स, जस पीरियड्स। ठीक है, अर्थात भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस को कहा जाता है, और जो हेरोडोट्स हैं इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, तो इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का जनक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि जो सौर प्रणाली है इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें जो सौर प्रणाली है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने खोज की थी, कोपरनिकस ने, अर्थात इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है राइट होगा। अगले प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। देखें पिछला प्रश्न भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया था और ये वाला प्रश्न भी बीपीएससी का ही है। देखें इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1862 में, ऑप्शन बी है 1745 में, ऑप्शन सी है 1784 में, ऑप्शन डी है 1947 में, और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो देखें जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण 1884 में किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी है इसे कितने समय कटिबंध में बांटना चाहे तो बांट सकते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 64, और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो अगर समय कटिबंध की बात करें कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, तो इसको टोटल 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है सुपीरियर झील, ऑप्शन सी है अरल सागर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर, और ये कैस्पियन सागर कैसी झील है, तो आपको याद रखना है खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है। आपको एक याद रखना है बैकाल झील, बैकाल झील जो कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये रूस में है। कहाँ पे है, तो ये
रूस में है। और ये रूस के किस क्षेत्र में है, तो आपको याद रखना है साइबेरिया क्षेत्र। साइबेरिया क्षेत्र। और साइबेरिया क्षेत्र किसको कहते हैं, तो जो रूस का एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, आगे बढ़े। देखें अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है बायोमा, ऑप्शन बी है स्टैनली, ऑप्शन सी है एंजल और ऑप्शन डी है नियाग्रा। तो जो अगर हम एंजल की बात करें कि एंजल जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है, तो ये है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। और किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है कैरोनी नदी। ठीक है, इसके अलावा अगर नियाग्रा की बात करें तो ये यूएसए व कनाडा के बॉर्डर पर मिलेगा, अर्थात ये नॉर्थ अमेरिका में है। और ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है साउथ अमेरिका में है। और यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एंजल जलप्रपात। अगर इसके हाइट की बात करें कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 979 मीटर। और एंजल और नियाग्रा की बात करें तो इसकी जो हाइट है 51 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़े। देखें अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। आपको बताना है कि जो पनामा नहर है ये किन दो महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है अरब सागर एवं हिंद महासागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। पहले अगर भूमध्य सागर और लाल सागर की बात करें तो इसे जो जोड़ती है उसका नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है उसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, और जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अटलांटिक में किस हिस्से को जोड़ती है, तो आपको याद रखना है कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी। और प्रशांत महासागर के जिस हिस्से को जोड़ती है वो है पनामा की खाड़ी। ठीक है, आगे बढ़े। और एक चीज़ और, अगर पनामा की अगर निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो आपको इसका निर्माण याद रखना है 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या दक्षिणी, यहाँ अमेरिकी होने चाहिए, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में कितने स्थलबद्ध देश हैं। तो इसमें अगर स्थलबद्ध देशों की बात करें कि इसमें कुल कितने स्थलबद्ध देश हैं, तो कुल इसमें 2 स्थलबद्ध देश हैं, जिसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है बीपी। ट्रिक क्या याद रखना है आपको, ट्रिक याद रखना है बीपी। ठीक है, बी से क्या होगा, बोलिविया, बोलिविया। और पी से क्या होगा, पराग्वे। तो बोलिविया और पराग्वे ये जो 2 ऐसे देश हैं जो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पे अस्थल अवरुद्ध देश है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है या धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है महानदी, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है वो है नर्मदा नदी,
और यह धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश यानी एमपी के जबलपुर जिले में या जबलपुर के नज़दीक। ठीक है, और ये जो दोनों नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कहाँ से होकर बहती हैं? भ्रंश घाटी से बहती हैं। और दोनों किधर बहती हैं? तो दोनों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, दोनों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। और नर्मदा की बात करें तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो प्रश्न है वो है किस देश को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? ये भी बीपीएससी का ही प्रश्न है, और पिछला जो प्रश्न था वो भी था बीपीएससी का ही। यहाँ देखें पूछा गया है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है क्यूबा, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखें शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड अर्थात विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है क्यूबा को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है कि जो यूरोप का रोगी है वो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और जो स्पेन और पुर्तगाल है जिस प्रायद्वीपीय हिस्से पे स्थित है उसे कहा जाता है आइबेरिया। क्या कहा जाता है उसे? तो उसे आइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आइबेरिया। अर्थात ये आइबेरिया या आइबेरियाई देश है। ठीक है ना, अर्थात आइबेरिया प्रायद्वीप पर ये क्या है? स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आइबेरियाई देश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है निम्न देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, उपयुक्त में से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। देखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? आपको बताना है कि जो 8वीं अनुसूची थी भारत की जो है भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। ये वर्तमान की नहीं पूछा है, ये पूछा है कि उस समय कितने भाषाओं को शामिल किया गया था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 22, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। कितनी भाषाएं शामिल थी? 14। और वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो कमरा है इसे कैसे ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पानी के बहने से, ऑप्शन बी है रसोई गैस से, ऑप्शन सी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें कमरे को ठंडे करने की बात कर रहा है तो कमरे को ठंडा करने के लिए संपीड़ित गैस को छोड़ के हम क्या कर सकते हैं? कमरे को ठंडा कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखें अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि यहाँ रसोई हो गया है, ये रसोई है,
कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है लीकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो कोशिका का रसोई घर है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है या किस से संबंधित है? टाइगर वुड किससे या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गोल्फ, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर टाइगर वुड की बात करें तो जो टाइगर वुड है वो गोल्फ से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा होता है? यानी कुछ विटामिन का जो संश्लेषण है कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है, उनके लिए पौष्टिक भोजन लेना होता है, विटामिन युक्त भोजन लेना होगा, जबकि कुछ विटामिनों का जो संश्लेषण है वो शरीर के द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन बी है बी सी, ऑप्शन सी है डी के और ऑप्शन ई है ऑप्शन डी है ई के और ऑप्शन यहाँ पे ई होगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखें जिन विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा होता है वो है विटामिन डी के, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। जबकि बाकी जो विटामिन हैं उनके लिए हमें क्या करना होगा? तो विटामिन युक्त भोजन लेना होगा। और विटामिन शब्द का सबसे पहले अगर प्रयोग की बात करें किसने किया था, तो आपको याद रखना है विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है पंक महोदय ने किया था। किसने किया था? पंक महोदय। और जो विटामिन है ये घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना? घुलनशीलता के आधार पर दो तरह की होंगी, एक होगा जली में घुलनशील और एक होगा वसा में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील की बात करें कि जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, तो आपको याद रखना है BC। कौन है? BC। जो BC विटामिन है ये जल में घुलनशील होती हैं और इनके अलावा जो बाकी विटामिन है जैसे A, D, E और K ये सभी किस में घुलनशील हैं? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़े तो देखें अंतिम प्रश्न है कि मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7.5, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8 और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मानव रुधिर के pH की मान की बात करें कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.4 जो है मानव रुधिर का, यहाँ मान हो गया है ये मानव होगा, ठीक है। मानव रुधिर का जो pH मान है कितना होता है? 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।